Welcome dear friends once again, and is the second video in this session of मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में आपने देखा कि मनी एंड बैंकिंग के मनी वाले पार्ट में आपने देखा कि मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी। तो कुछ समस्याएं थी, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एक्सचेंज टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। जो बार्टर सिस्टम की जो समस्याएं थी, वो उन सारी समस्याओं को मनी के आने से उसको ओवरकम कर लिया गया। तो जो कह सकते हैं कि द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम वाज ओवरकम बाय मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ये मनी के फंक्शन भी हैं। ये मनी के जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस भी हैं, और ये फंक्शंस बार्टर सिस्टम में होने वाली कमियों को दूर करने के संदर्भ में उपजे हैं। सॉरी। मनी जो है बेसिकली 3 मोटिव से डिमांड किया जाता है। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव होता है इसका, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब हम जो लेन देन आदान प्रदान करते हैं उसके लिए, एक्सचेंज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज के लिए, सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। प्रिकॉशनरी मोटिव, फ्यूचर इज अनसर्टेन और टू ओवरकम द अनसर्टेनिटीज ऑफ द फ्यूचर देयर इज अ नीड ऑफ मनी। तो प्रिकॉशनरी मोटिव, उसके लिए मनी डिमांड की जाती है। एंड देन स्पेकुलेटिव पर्पसेस भी होते हैं, so that you can earn some extra amount, है ना। इन्वेस्टमेंट से संबंधित स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी कह लीजिए उसको, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो इस जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जिस अनसर्टेनिटीज़ में भी फ़ायदा ढूंढते हैं लोग स्पेकुलेटिव मोटिव से। शेयर मार्केट वगैरह में क्या स्पेकुलेशन ही तो लगाते हैं। चलिए, तो डिफिनीशन ऑफ मनी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आफ्टर स्टडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी वी कैन गिव अ कम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन ऑफ मनी। मनी को कई तरीके से वैसे डिफाइन किया जाता है। मनी इज़ व्हाट मनी डज, एक बड़ा ही पॉपुलर सा स्टेटमेंट दिया जाता है। तो मनी इज़ एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये सारे फंक्शंस हैं। उन्हीं फंक्शंस को इकट्ठा करके मनी को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। द टर्म मनी इज यूज टू कवर all such things like coins, currency notes, checks, etc., which are used to conduct business transactions and settlement of business claims। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है कि वो सारी चीज़ें मनी का पार्ट बन जाती हैं जो ट्रांजेक्शन्स में हेल्पफुल होती हैं, और बिजनेस के जो सेटलमेंट होते हैं, जो क्लेम्स होते हैं, बिजनेस क्लेम्स जो होते हैं, उनका सेटलमेंट करने में जो योगदान दे वो मनी कर सकता है। इसमें कॉइन्स भी हेल्पफुल होता है, करेंसी नोट भी हेल्पफुल है, चेक्स भी, और इस तरह के और इंस्ट्रूमेंट्स भी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो वो सब मनी के पार्ट बन जाते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कम्युनिटी चूजन बाई एनी कम्युनिटी चूजन बाई कॉमन कंसेंट, सामान्य रूप से उस पर जो सब लोग एग्री हो जाए। कॉमन कंसेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और एक साधक बन जाता है वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने के लिए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, लीगल डिफिनीशन ऑफ मनी। तो अब डिफिनीशन ऑफ मनी को देखते हैं, अलग अलग तरीके से मनी को डिफाइन किया गया। तो लीगल डिफिनीशन मनी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन, मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। मतलब कानून अगर कहता है कोई चीज़ मनी है तो मनी है, ठीक है, तो कानून के अनुसार। सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी। जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया इस डिफिनीशन के अनुसार, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी, ठीक है, सरकार ने घोषणा कर दी कि ये मनी है, पेन मनी है तो पेन मनी हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्निशन, मनी इज ऑफ 2 काइंड्स। मनी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लीगल टेंडर मनी पहला है, आगे हम देखेंगे, और दूसरा लीगल टेंडर मनी, और दूसरा है नॉन लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी क्या है? मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट, debt or other obligations is termed as legal tender money. A creditor is obliged by law to receive such money
in payment of debt due to him. Legal tender money is of two kinds: limited legal tender and unlimited legal tender. Limited legal tender क्या कहता है? It refers to that part of the legal tender money which can be paid in discharge of a debt up to a certain limit. ठीक है, discharge of a debt up to a certain limit. Beyond this limit, a person may refuse to accept the payment and no legal action can be taken against him. In India, coins are limited legal tender. भारत में क्या है? coins जो है और limited legal tender. For example, as per Coinage Act 2011, coins shall be a legal tender in case of coin of any denomination not lower than 1 rupee. ठीक है, फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपये तक जो लिमिट है, इसलिए इसको लिमिटेड लीगल टेंडर करते हैं। 1 रुपये का जो करेंसी है, कॉइन्स है, और 1000 रुपये तक आप दे सकते हैं। 1000 रुपये के अंदर अगर कोई रिफ्यूज़ करता है तो ही विल बी पनिश्ड, बट 1000 के बाद अगर रिफ्यूज़ करता है तो वी कैन नॉट पनिश हिम। तो इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर, कि लिमिट लगा दिया गया कि 1000 तक हम ये लीगल टेंडर है, 1000 के बाद ये अगर कोई रिफ्यूज़ करता है तो वी कैन नॉट सू हिम। चलिए अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट ऑफ एनी अमाउंट। ठीक है, किसी भी अमाउंट, डिस्चार्ज ऑफ डेट ऑफ एनी अमाउंट। ठीक है, लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस मनी। ठीक है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी अगर वो मना करता है। ठीक है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी को। इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड, इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब आते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी एंड पहला था लीगल टेंडर मनी और दूसरा है नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी के दो कंपोनेंट, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। वो कहता है कि हम पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी में क्या है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड, so non-legal tender money or optional money. It refers to that form of money which is generally accepted but legally one is not bound to accept it. It refers to that form of money which is generally accepted but legally one is not bound to accept it. For example, checks, bank draft, bills of exchange, etc. don't have legal backing and their acceptance is totally optional. Cryptocurrency or crypto is a digital or virtual currency which uses cryptography to secure transactions. It works as a medium of exchange through a computer network and does not rely on any central authority such as government or bank to verify transactions. In India, it has not been accorded the status of legal tender. In India, it has not been accorded the status of a legal tender. ये याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो is a digital or virtual currency which uses cryptography to secure transactions. It works as a medium of exchange through a computer network and does not
rely on any central authority such as government or bank to verify transactions. In India, it has not been accorded to the status of legal tender. It has not been accorded the status of legal tender. Bank money. Bank money refers to the demand deposits created by the commercial banks. The deposits are repayable by the bank on demand. The deposits are given check facility to withdraw money from their account or to make payments. It must be noted that bank money is a non-legal tender money. Bank money is what? Non-legal tender money or optional money. एक बार देखेंगे बैंक money refers to demand deposits created by the commercial banks. These deposits are payable by the bank on demand. The depositors are given check facilities to withdraw money from their account or to make payment. It must be noted that the bank money is a non-legal tender money or optional money. अब आते हैं मनी सप्लाई के ऊपर. मनी सप्लाई क्या है? Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. Money supply क्या है? Refers to total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy. Features of money supply: it includes money held by public. The term public signifies the money using sector, that is individual and business firm. It does not include money creating sector or producers, suppliers of money, that is government and banking system, as cash balance held by them don't come into actual circulation in the economy. It does not include money creating sector. ठीक है, प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ मनी, मतलब आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक दोनों बाहर. दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एज सच balances held by them don't it is a stock concept that is concerned with a particular point of time. Components of money supply: currency with the public, demand deposits with the banks. Okay. Components of money supply: the two main components of money supply are currency with the public. It consists of paper notes and coins held by the public. It is the most liquid of all assets. Includes coins of denomination 10, 5, 2, 1, etc. and paper notes of denomination like 2,500, 200, 100, etc. Currency note is also termed as a fiat money. It is also known as legal tender money. फिएट का मतलब होता है ऑर्डर से देना, तो ऑर्डर से ये निकाला जाता है. गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ, इसका करेंसी बना दिए. फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी, दैट इज अंडर लॉ. It must be accepted for all debts. It is also termed as legal tender money, that is, it can be legally used to make payment of debt and other obligations. Demand deposit with the banks. Demand deposits with the banks, it refers to the demand deposits or bank money. Demand deposits को ही क्या कहते हैं? बैंक मनी कहते हैं. Demand deposits और बैंक money of the public with the commercial bank. Demand deposits are the deposits which can be encashed by issuing checks at any time by the account holder. Demand deposits is treated as equal to currency held as it is readily accepted as a means of payment. Demand deposits is treated as equal to currency held as it is readily accepted. It is readily accepted as a means of payment. Only net demand deposits are included. It must be noted that the demand deposits are taken on net basis. That is, interbank deposits are excluded. That is, interbank deposits are deposits held by the bank on behalf of other banks. Such deposits don't form
a part of the money supply as they don't belong to the public. अब यहाँ पर देखना ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स से अगर हम इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स को माइनस कर दें तो नेट डिमांड डिपॉजिट्स निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड्स इंटर बैंक डिपॉजिट्स और इंटर बैंकिंग क्लेम्स, while net demand deposits don't include it. It must be noted that only net demand deposits are taken as a part of the money supply. ठीक है, net demand deposits term deposits are not included. हम जो टर्म डिपॉजिट्स की बात करते हैं वो मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता। While calculating M1 measurement of money supply, only demand deposits are considered as a part of money supply and not the term deposits. Demand deposits is equal to saving account deposits plus currency account deposits. यहाँ इम्पोर्टेंट है, डिमांड डिपॉजिट्स के बराबर होता है क्या? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस करेंसी अकाउंट डिपॉजिट्स. These two components of money supply are also known as transaction money, as they can be directly used for carrying out transactions at will. Term deposits are not included. Term deposits को include नहीं करते हैं हम money supply में. While calculating M1 measurement of money supply, only demand deposits are considered as a part of money supply and not the term deposits. Demand deposits is equal to not the term deposits. Demand deposits is equal to saving account deposits plus currency account deposits. Saving account deposits और currency account deposits दोनों को जोड़ते तब डिमांड डिपॉजिट बनता है. These two components of money supply are also known as transactions money, as they can be directly used for carrying out transactions at all. Measure of money supply. Till 1967-68, RBI used only the narrow measure of money supply, but since 1977, four alternative measures of money supply, M1, M2, M3, M4 have been evolved. M1, it is the first and the basic measure of money supply. M1 is the most liquid measure of money supply, as all its components are easily used as a medium of exchange. M1 is equal to currency and coins with public demand deposits of commercial bank and other deposits with the RBI. Other deposits with the RBI, Reserve Bank of India, RBI includes deposits held by the RBI on behalf of foreign banks and government, public financial institutions, World Bank, IMF, etc. However, it does not include deposits of the Indian government and commercial banks with the RBI. ये ध्यान रखना, ठीक है. It does not include deposits of the Indian government and commercial bank with RBI. It constitutes a very small proportion of M1, so it does not have any significant role in the money policy formulation. M2 it a broader concept of money supply and compared to M1. In addition to M1, it also includes saving deposits with the post office saving bank. M2 is equal to M1 plus saving deposits with post office saving banks. Saving deposits with the post office saving bank is not withdrawable by check, so they could not be placed into the demand deposits with the bank. M3. This concept is broader as compared to M1. In addition to M1, M3 is the third. Na? This concept is broader as compared to M1. In addition to M1, it also includes net time deposits. अब यहाँ पर आ गया net time deposits आ गया, ठीक है. M3 is equal to M1 plus net time deposits with bank. M4 this measures includes M4 this measures includes total deposits with the post office saving bank in addition to M3. Post office saving banks in addition to M3. M4 is equal to M3 plus total deposits with the post office saving banks excludes NSC.
मेजर ऑफ मनी सप्लाई, पहला M1, M2, M3, M4। M1 में करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M3 में आता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स with the banks, and N4 is equal to M3 plus total deposit with the post office saving bank excluding NSC। NSC को छोड़कर टाइम डिपॉजिट्स टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। टोटल डिपॉजिट रेकरिंग प्लस फिक्स दोनों आ जाएंगे टाइम डिपॉजिट्स मतलब। तो ये हमारा मनी सप्लाई का हो गया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई, ये क्या इम्पोर्टेंस है, तो मनी सप्लाई को देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस है। The four measures of money supply represent a different degree of liquidity, with the M1 being the most liquid, M1 being the most liquid as M4 being the least liquid। M3 is widely used as a measure of money supply, and it is also known as aggregate monetary resources of the society। M1 and M2 are generally known as narrow money supply। M1 and M2 are generally known as narrow money supply concepts, whereas M3 and M4 are known as broad money supply concepts। Reserve Bank of India (RBI) releases data on money supply in India। ये हमारा सिलेबस था। अब हाई पावर्ड मनी है, हाई पावर्ड मनी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि हाई पावर्ड मनी इज मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। RBI और गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। और ये इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक्स। ठीक है, तो बस इतना ही, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है। थैंक यू।